हमने क्रेसिस किया था लास्ट वाले लेक्चर में। आज हम एक पर्सन को पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स। इस पर्सन ने दुनिया के बहुत सारे, ये एक फिलोसोफर है जिसने दुनिया की बहुत सारी पॉलिटिक्स जो होती है आज के टाइम की जो पॉलिटिक्स है उसको, उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन है इसका कि पॉलिटिक्स कैसे होती है, पॉलिटिक्स क्या क्या टाइप हैं अलग अलग गवर्नेंस सिस्टम के, तो उसमें इसने मेजर रोल प्ले किया कार्ल मार्क्स ने। सो ही इज एन फिलोसोफर, वाज, क्योंकि अभी ही इज नो लॉन्गर नाउ। जो सब्जेक्ट होता है फिलोसफी, एक सब्जेक्ट भी होता है फिलोसफी, वहां पे अलग अलग लोगों की थिंकिंग पढ़ी जा सकती है। रीजन बीइंग कि वो लोग अपने टाइम से पहले, मतलब वो पर्टिकुलर चीज होने से कई साल पहले बता के गए कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है, और लॉजिकली उसको एक्सप्लेन करके गए। तो इसलिए हम कुछ ही फिलोसफर्स को पढ़ते हैं। नॉर्मली तो इंडिया में क्या, वर्ल्ड में हर एक पर्सन फिलोसफर है, क्योंकि हर एक की एक आइडियोलॉजी है। फिलोसफी का मतलब आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी का मतलब उसका एक आइडिया है अपना। आइडिया मतलब उसका वे ऑफ थिंकिंग है कि वो कैसे सोचता है किसी भी चीज को लेके। तो आप किसी भी चीज को लेके कैसे सोचते हो, वो आपकी आइडियोलॉजी है। जैसे पॉलिटिक्स में आपकी एक आइडियोलॉजी होगी कि कौन अच्छा है, कि ये पर्सन अच्छा है, दूसरा अच्छा नहीं है। कोई कहेगा कि दूसरा अच्छा है, पहला अच्छा नहीं है। ये इंडिविजुअल पर्सन की आइडियोलॉजी है, इसको उसकी थिंकिंग से रिलेट करते हैं, और यही उस पर्सन की फिलोसफी है। लेकिन जब फिलोसफी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा जाता है तो कुछ ही पर्सन के बारे में पढ़ा जाता है। रीजन बीइंग कि वो पर्सन कुछ ऐसा बता के गए जो अपने टाइम से बहुत अहेड था और बाद में वो चीजें हुई। तो एक ऐसा ही पर्सन है कार्ल मार्क्स, जिसने वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारे चेंजेस करवाए। इसकी फिलोसफीज ने, इसने कुछ नहीं करवाया, इसकी फिलोसफीज ने चेंज करवाए, ठीक है। आज के टाइम पे भी इसकी फिलोसफीज वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे इम्पैक्ट डालती है। मेन फिलोसफी जो ये दो देके गया, या जिन चीजों के बारे में ये बता के गया, उसमें से एक है कम्युनिज्म और एक है सोशलिज्म। सो कार्ल मार्क्स को बोलते हैं फादर ऑफ कम्युनिज्म एंड फादर ऑफ सोशलिज्म। तो कम्युनिज्म और सोशलिज्म की फिलोसफी इस पर्सन ने दी। जहां पे भी वर्ड के पीछे इज्म लग जाए वो एक आइडियोलॉजी है या एक फिलोसफी है। जहां पे भी इंग्लिश में वर्ड के पीछे इज्म लग जाए, ISM, तो एक आइडियोलॉजी या फिलोसफी है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स दो फिलोसफी देके गया, कम्युनिज्म की फिलोसफी और सोशलिज्म की फिलोसफी। सोशलिज्म की फिलोसफी, आज जैसे इंडिया आज के टाइम पे एक सोशलिस्ट कंट्री है, तो ये फिलोसफी वहीं से आई है जो सोशलिज्म की फिलोसफी हम फॉलो कर रहे हैं। आज के टाइम पे वर्ल्ड में चाइना को बोलते हैं कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, कम्युनिज्म की फिलोसफी पे चलती है, तो वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो कम्युनिज्म की फिलोसफी वहां से आई, जो कार्ल मार्क्स ने दिया उसके बेस पे कंट्री चल रही है। और एक फिलोसफी जो देके गया एडम स्मिथ, कैपिटलिज्म। तो ये तीन मेन बड़ी फिलोसफीज हैं जो वर्ल्ड में आज के टाइम पे इंप्लीमेंट हो रही हैं। अलग अलग कंट्रीज इन फिलोसफीज के बेस पे चल रही हैं। तो फ्यूचर में कंट्रीज ऐसी फिलोसफीज के बेस पे चलेंगी, ये कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ बहुत पहले बता गए थे, ठीक है। दे वर लाइक कंटेम्परेरी टू ईच अदर, वो एक दूसरे के कंटेम्परेरी थे। कंटेम्परेरी मतलब, कंटेम्परेरी मतलब पीपल लिविंग एट द सेम टाइम पीरियड, तो उनको कंटेम्परेरी बोलते हैं। द पीपल हु आर लिविंग एट द सेम टाइम पीरियड, उनको बोलते हैं दे आर कंटेम्परेरी टू ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्परेरी थे। ये दोनों का जो बर्थ है वो लगभग 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में हुआ, ठीक है। अभी आप लोगों के लिए एक नया कंसेप्ट है, 18th सेंचुरी किसको बोलेंगे। 18th सेंचुरी का मतलब है 1701 से स्टार्ट होके और 799 तक, वो 18th सेंचुरी थी। जो सेंचुरी बोला जाएगा ईयर उससे पीछे वाले काउंट होंगे। अगर 17th सेंचुरी बोलोगे तो 1600 से 1699 तक, ठीक है। अभी बोलते हैं 21st सेंचुरी चल रही है, तो 21st सेंचुरी का मतलब 2001 से लेके और 2099 तक, ये 21st सेंचुरी चलेगी।
तो ये दोनों 18th सेंचुरी में पैदा हुए थे। उसके बाद 19th गया, 20th गया, 21। तो आज भी इनकी बात उतनी ही रेलिवेंट है जब इन्होंने बोली थी। इसलिए इनको पढ़ा जाता है कि इन्होंने ऐसा कैसे बोला होगा कि कोई पर्सन अपने टाइम से पहले ऐसे गैस कैसे करके जा सकता है, या ऐसा कुछ लिख के कैसे जा सकता है जो एक्यूरेटली हो रहा है आज के टाइम पे। ठीक है, जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि वर्ल्ड में बहुत सारी जियोपॉलिटिक्स इसकी इनकी फिलोसफी पे ही चल रही है। ठीक है, पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न मतलब कैपिटल W, वेस्टर्न वर्ल्ड बोलते हैं यूरोप और अमेरिका और उनकी अलाइड कंट्रीज को। अमेरिका और उसकी अलाइड कंट्री, अलाइड का मतलब होता है फ्रेंडली कंट्रीज को बोलते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड। तो पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड का मतलब अमेरिका और उसकी अलाइड कंट्रीज, उनको वेस्टर्न वर्ल्ड बोला जाता है। रीजन बीइंग कि जो पूरा का पूरा मैप है इसमें वेस्ट साइड जो है वहां पे अमेरिका आता है। तो अमेरिका को वेस्टर्न वर्ल्ड का लीडर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, उसका हिस्टोरिकल रीजन है। ठीक है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में कैपिटलिज्म की फिलॉसफी चलती है। कैपिटलिज्म की फिलॉसफी का मतलब है कि वहां पे जो पूरा का पूरा गवर्नेंस सिस्टम चलता है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम है। कैपिटलिस्ट सिस्टम का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा कंट्रोल ना होना। किसका कंट्रोल? गवर्नमेंट का। जब गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा नहीं हो किसी कंट्री में तो उसको कैपिटलिस्ट कंट्री बोलते हैं। सिंपल वे में समझो, बाद में लिखवाऊंगा। किसी भी कंट्री में अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रही है सिटीजन्स के साथ और बिजनेसेस के साथ, तो उसको कैपिटलिस्ट वर्ल्ड बोला जाता है या उसको कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बोला जाता है। हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती है। इंडिया में इतना इंटरफेयर होता है कि आप क्या प्रोड्यूस करोगे उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। जमीन आपकी है लेकिन आप अपनी मर्जी से कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते। सर्टेन थिंग्स हैं जो अलाउड हैं, जैसे एग्रीकल्चर में भाई अलाउड है वीट, राइस, मेज ग्रो कर लो। ठीक है, ओपीएम ग्रो करना अलाउड नहीं है। कहीं आपको कि हमारी जमीन है हम ओपीएम ग्रो करेंगे, गवर्नमेंट करने नहीं देगी, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको लगेगा कि हम तो अपनी मर्जी से ही ग्रो कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हो कि आप उन चीजों में से ग्रो कर रहे हो जो अलाउड है ग्रो करना, गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है। लेकिन आप कल को कहोगे मैं ओपीएम ग्रो करेंगे, या आप बोलोगे हम मेडिसिनल प्लांट, अलग तरह के प्लांट होते हैं जिनको मेडिसिनल प्लांट बोलते हैं जिनसे दवाइयां बनती हैं। ओपीएम एक तरह का सब्सटेंस है जो हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। एक मेडिसिन है, एक तरह का सब्सटेंस बोलो, सब्सटेंस है जिसको आप लोगों ने हीरोइन सुना होगा, गांजा, हीरोइन, ये ओपीएम से बनते हैं। तो ओपीएम की खेती होती है, उसको ग्रो किया जाता है, उनसे ये प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो ओपीएम आप ग्रो नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। ठीक है, आप अपनी मर्जी से मेडिसिनल प्लांट ग्रो नहीं कर सकते। आपकी जमीन है, आप अपनी मर्जी से वहां पे इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये हो गया रेगुलेशन। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से ये चीजें कर सकते हो तो गवर्नमेंट ने कम रेगुलेशन कर रखा है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई इंडस्ट्री लगा लो अपनी मर्जी से कोई भी। ठीक है, अमेरिका में कर सकते हो आप, इंडिया में नहीं कर सकते। तो इंडिया में गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, अमेरिका में रेगुलेट नहीं करती, तो इसलिए वहां पे कैपिटलिज्म है, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड बोला जाता है। कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ऐसा सिस्टम जहां पे गवर्नमेंट का रेगुलेशन बहुत कम है। ठीक है, तो ये कैपिटलिज्म की फिलॉसफी पे पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड चलता है। और दो बड़ी कंट्री रसिया और चाइना, ये अपने आप को कम्युनिस्ट कंट्री बोलती हैं कि हम कम्युनिस्ट कंट्री हैं। सुना भी होगा शायद आपने ये वर्ड। तो ये कम्युनिस्ट कंट्री क्या होता है या कम्युनिज्म क्या होता है? जहां पे कोई रेगुलेशन ही नहीं है, मतलब कोई गवर्नमेंट ही नहीं है और लोग मिलके अपने आप को गवर्न करेंगे। कम्युनिटी वर्ड सुना है? कम्युनिटी मतलब लोग इकट्ठा रहते हैं। ठीक है, कम्युनिटी अपने आप को गवर्न करेगी। ठीक है, तो उसको कम्युनिज्म बोला जाता है। कैसे होता है उस पे भी आते हैं। सोशलिज्म, जहां पे गवर्नमेंट होगी लेकिन वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगी, लोगों की भलाई के लिए काम करेगी, तो उसको सोशलिज्म बोला जाता है। इंडिया में सोशलिज्म है, गवर्नमेंट है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, तो इंडिया में
सोशलिज्म है। तो ये फिलोसफीज ये लोग बहुत पहले देके गए थे। तो इसमें से हम पहले कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स को अलग अलग फील्ड में पढ़ा जाता है। इनको हिस्ट्री में भी पढ़ा जाता है, इनके क्योंकि हिस्टोरियन भी हैं, ये लिख के गए हैं। इनको फिलोसफी में भी पढ़ा जाता है, इनको इकोनॉमी में भी पढ़ा जाता है, इनको पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ाया जाता है। बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स में इनको पढ़ाया जाता है क्योंकि इनकी थ्योरीज अलग अलग जगह पे एप्लीकेबल है। तो ये पर्सन 18th सेंचुरी में रहा। उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की स्टार्ट हुई थी। जब ये पर्सन था तो इसके टाइम पे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था पहली बार। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब वर्ल्ड में पहली बार इंडस्ट्री नाम की कोई चीज लगी थी। उससे पहले इंडस्ट्री होती ही नहीं थी, सिर्फ एग्रीकल्चर होता था। ठीक है, तो ये वर्ल्ड में इंडस्ट्री नाम की चीज सबसे पहले, या ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले वर्ल्ड में यूके में हुआ था। यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन बोल लो, हालांकि दोनों में फर्क है, बाद में समझेंगे क्या फर्क है। ठीक है, तो यूके में सबसे पहले दुनिया का पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। ये आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड की पहली इंडस्ट्री कहाँ लगी थी, तो वो यूके में लगी थी। कब लगी थी? इन द मिड ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के मिड में, मतलब लगभग 1750 के अराउंड। प्रिसाइज डेट नहीं है उस टाइम की कि कब लगी थी, लेकिन बोला जाता है मिड ऑफ 18th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम था। पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। और हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल यूरोप में होता नहीं है इतना, क्योंकि यूरोप एक टेम्परेट रीजन की कंट्री है। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ठीक है, वहां पे इतना प्रोडक्शन नहीं होता जितना हमारे यहाँ पे होता है इंडिया में। इंडिया एक सब ट्रॉपिकल कंट्री है, ये आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, भेजो। कौन? इनके फादर है? ठीक है, तो टेम्परेट रीजन में होने की वजह से ठंड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम होता है। जैसे जैसे हम ट्रॉपिक्स की तरफ आते हैं, ठीक है, वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ता है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें कई बार ऐसी होंगी कि मेरी भी एक लिमिट है कि मैं आपको कितना बेसिक बताऊं। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल जीरो बताऊं, लेकिन कई बार लिमिट हो जाती है। अब मुझे पूरा आपको ज्योग्राफी समझाना पड़ेगा कि टेम्परेट रीजन क्या है, ट्रॉपिकल रीजन क्या है। तो ऐसे समझो कि अर्थ जो है उसके बीच में, ऊपर से बीच की तरफ आते हो तो प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ये इक्वेटर है अर्थ पे, तो पोल से इक्वेटर की तरफ आओगे तो प्रोडक्शन बढ़ता है। ठीक है, उसके लिए नेचुरल कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है। तो यूरोप में इतना ज्यादा रॉ मटेरियल नहीं था। वो एक रीजन था कि यूरोप की बहुत सारी कंट्री ने अलग अलग कंट्रीज में कॉलोनीज बनाई, अफ्रीका में और एशिया में, ताकि वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जा सके। इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया इतने सालों तक। तो वो उसका एक रीजन इंडस्ट्रियलाइजेशन भी था। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ेंगे बाद में 1757 बैटल ऑफ प्लासी नाम का एक चीज पढ़ के आए होगे आप लोग, जहां से ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल करना स्टार्ट कर दिया था। उससे पहले रूल नहीं करते थे, सिर्फ ट्रेड करते थे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना कोलोनियलिज्म का एक रीजन था। कोलोनियलिज्म इज्म वो भी एक फिलोसफी है जो बोलती है, मैंने बताया था, फिजिकल टेक ओवर ऑफ वन कंट्री बाय अनदर कंट्री फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है, तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए एक कंट्री दूसरी कंट्री पे रूल करेगी। ठीक है, इसको बोला जाता है कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो जब वर्ल्ड में अलग अलग कॉलोनी बनी तो उन कॉलोनीज का पर्पज यही था, पॉलिटिकल गेन लेना और इकोनॉमिक गेन लेना। क्या क्या गेन थे वो हम बाद में पढ़ेंगे, हिस्ट्री में आता है वो। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होना एक रीजन था कि कॉलोनी बनी थी। ठीक है, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल चाहिए था अपनी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए। रॉ मटेरियल अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में अवेलेबल था, रीजन बीइंग कि वो ट्रॉपिकल रीजन में है और ट्रॉपिकल रीजन में रॉ मटेरियल ज्यादा प्रोड्यूस होता है। और इंडिया के पास वैसे भी मतलब ये जीके फैक्ट है, इंडिया के पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट एरिएबल लैंड है। एरिएबल का मतलब है जिसपे एग्रीकल्चर की जा सकती है। तो लगभग 150 मिलियन हेक्टेयर्स, 150 मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख, 150 मिलियन हेक्टेयर्स की लैंड है इंडिया के पास।
वर्ल्ड की सबसे ज्यादा एरिएबल लैंड जिसपे एग्रीकल्चर हो सकती है। ऑल्दो इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री नहीं है साइज में है रसिया, लेकिन रसिया कहाँ है? पोल्स की तरफ, सब टेम्परेट रीजन में, टेम्परेट से भी ऊपर, ठीक है, वहां पे सिर्फ बर्फ गिरती है, कोल्ड डेजर्ट है रसिया सारा, ठंडा, क्या बोलेंगे डेजर्ट को हिंदी में? रेगिस्तान। तो कोल्ड डेजर्ट है सारा का सारा रसिया, तो उनके पास एरिएबल लैंड नहीं है। तो एरिएबल लैंड वर्ल्ड की सबसे ज्यादा इंडिया के पास है, और सबसे कॉन्टिन्यूअस एरिएबल लैंड कहीं पे है वर्ल्ड में, तो वो यहाँ है जहां हम बैठे हैं, नॉर्थ इंडिया के इंडो गंगेटिक प्लेन। इंडस और गंगा रिवर के जो प्लेन्स हैं, ये आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, वो वर्ल्ड के सबसे फर्टाइल प्लेन है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स 18th सेंचुरी में था, और ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे था। जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो ये पर्सन, अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ तो इंडस्ट्री लगी, तो उस इंडस्ट्री में कोई ओनर था और वर्कर्स थे, तो उन वर्कर्स के बीच में रहता था ये देखने के लिए ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, और उसको लिखने का शौक था, वो सिर्फ लिखता था और कुछ नहीं करता था, ठीक है। तो आप कहोगे वो लिखने के लिए फिर वो खाने पीने के लिए पैसा कहाँ से आता था उसके पास? तो उसका एक फ्रेंड था, फ्रेडरिक एंजल नाम का, जो फ्रांस की रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। उसको पढ़ने का शौक था और इसको लिखने का शौक था, तो इसका लिखा हुआ वो पढ़ता था, तो वो उसको पैसे देता था कि तुम लिखते रहो, बस पैसे मैं देता रहूंगा, ठीक है। वो इसको फंड करता था, ये लिखता था, ठीक है। तो उसने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इन वर्कर्स की पीटी कंडीशन देखी, मतलब ऐसी कंडीशन देखी कि ये लोग पूरा दिन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, और इनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, ठीक है, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, इनके पास खाने का टाइम भी नहीं है और खाने के लिए खाना भी नहीं है इन लोगों के पास, और ये ओवर टाइम कर रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे संडे की छुट्टी नहीं होती थी, और दिन में ऐसा नहीं होता था कि 9 से 5 बजे तक ही काम होगा उसके बाद नहीं होगा, लोग रात तक लगे रहते थे, ठीक है। प्रोडक्शन होता था मास प्रोडक्शन का मतलब है बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होना, इज मास प्रोडक्शन। वर्ल्ड ने पहली बार मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे देखा था, ठीक है ना। तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो वर्कर्स की पिटी कंडीशंस को देखते हुए इस पर्सन ने दो बुक लिखी, कार्ल मार्क्स ने। एक बुक का नाम था दास कैपिटल की स्पेलिंग यही है, के आएगा, सी नहीं आएगा, और दूसरी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये दो बुक हैं, कार्ल मार्क्स एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की बुक उसने लिखी, ठीक है। इन दोनों बुक में उसने सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बारे में लिखा कि सोशलिज्म क्या चीज होती है और कम्युनिज्म क्या चीज होती है, उसने इन दो बुक में इसके बारे में लिखा, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि ये बुक आई कहां से, कैसे ये बुक लिखी गई, तो उन वर्कर्स के बीच में रहते हुए इसने ये दोनों बुकें लिखी। तो आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में याद रखना है कि ये बुक किसकी है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये पर्सन था जिसने, जो इसको पैसे देता था और जिसने इन दोनों बुकों को पब्लिश करवाया, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने बुक नहीं लिखी, वो तो पेज पे लिखता था और लिख के फ्रेडरिक एंजल को दे देता था पढ़ने के लिए, तो उन पेजेस को कलेक्ट करता गया वो, और फाइनली उसने ये किताबें बनवाई, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो ये बुक को कंबाइन इसने करवाया, ठीक है। तो ऑथर में कई जगह पे इसका नाम भी आएगा कि कार्ल मार्क्स या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी, तो कई बार नाम अगर कार्ल मार्क्स का ना आए, ठीक है, तो वहां पे फ्रेडरिक एंजल का रहेगा, लेकिन लिखने वाला एक्चुअल यही था, इसने तो सिर्फ कंपाइल किया था उसको, ठीक है, क्योंकि पैसे उसी के पास थे, वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। तो इसने पहली फिलॉसफी दी कम्युनिज्म की, फिर सोशलिज्म के बारे में बताया। क्या है ये फिलॉसफीज? कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग दुनिया अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरी है बेस्ड ऑन मोड ऑफ प्रोडक्शन। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग दुनिया अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरी है,
और वो जो अलग अलग स्टेजेस हैं उनको डिवाइड किया गया है मोड ऑफ प्रोडक्शन के बेस पे। मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कि उस टाइम पे प्रोड्यूस क्या होता था। तो प्रोडक्शन के बेस पे कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी को, पूरी वर्ल्ड सोसाइटी को अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया। कार्ल मार्क्स ने बताया सबसे पहला फेज था प्रिमिटिव कम्युनिज्म। प्रिमिटिव मतलब पुराना, कम्युनिज्म जहां पे लोग हंटर गैदरर थे किसी टाइम पे। उस टाइम पे कोई गवर्नेंस का सिस्टम नहीं था, कोई कैपिटलिज्म नहीं था, कोई इंडस्ट्री नहीं थी। लोग घूमते थे और एनिमल का शिकार करते थे और उनको खाते थे। फिर धीरे धीरे वो लोग कम्युनिटी में रहने लग गए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन ले सके एक तो, और दूसरा एक दूसरे की हेल्प कर सके। अगर बड़े एनिमल को पकड़ना है तो एक नहीं पकड़ पाता था तो उनको हेल्प चाहिए होती, तो वो कम्युनिटी में रहते थे। ठीक है, एक बड़े एनिमल को किल करते और उसमें से अपनी अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ले लेते थे। इसको उसने बोला पर ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म था। बहुत सालों तक वर्ल्ड में यही चला। इसको आप पढ़ोगे हिस्ट्री में, हंटर गैदरर था, मैन वाज अ हंटर गैदरर, और वो सेटल्ड लाइफ नहीं जीता था, लेकिन स्टिल वो कम्युनिटीज में रहता था। कुछ लोग ग्रुपिंग में रहने लग गए थे क्योंकि उनको एक बड़ा शिकार करना होता था और बड़ा शिकार एक पर्सन नहीं कर सकता था, तो इसलिए उन्होंने कम्युनिटी बनाई। तो कम्युनिटी में कैसे चलती थी कि सब लोग मिलके शिकार करेंगे और सब लोग अपनी अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खाना खा लेंगे। उसमें ऐसा नहीं था कि सबको इक्वल बंटता था या जिसने ज्यादा एफर्ट लगाया उसको ज्यादा मिलता हो, नहीं, ऐसा नहीं था। तो कम्युनिज्म की फिलॉसफी यही है, वो बोलती है कि दुनिया आज भी ऐसी होनी चाहिए कि सब मिलके प्रोड्यूस करें और जो भी उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो चीजों उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए या वो खुद में डिस्ट्रीब्यूट कर ले। तो कम्युनिज्म एक फिलॉसफी है जो बोलती है, अब मैं एग्जैक्टली कोट कर रहा हूं, व्हाट इज कम्युनिज्म। कम्युनिज्म सेज देयर वुड बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। कम्युनिज्म बोलती है कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की चीज नहीं होगी। ठीक है, ऑल द प्रॉपर्टी विल बिलोंग टू द कम्युनिटी। जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो सारी कम्युनिटी से बिलोंग करेगी। ठीक है, कम्युनिटी विल प्रोड्यूस, कम्युनिटी विल प्रोड्यूस and from the production each one will take as per their basic need. Each one will take as per their basic need. उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे सपोज किसी घर में 6 पर्सन है तो वो 6 के अकॉर्डिंग खाना ले लेंगे, सब मिलके प्रोड्यूस करेंगे, 6 पर्सन 6 के अकॉर्डिंग खाना ले लेंगे, 4 वाले 4 के अकॉर्डिंग ले लेंगे। ठीक है, तो ये कम्युनिज्म की फिलॉसफी है। कम्युनिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में है। ठीक है, तो इंडिया में कम्युनिज्म है क्या? नहीं, यहाँ तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हम सबके अपने अपने घर हैं। कम्युनिज्म बोलता है कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी ही नहीं। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी ना होना इज कम्युनिज्म है। लेकिन जब रशिया में कम्युनिज्म आया था, आज नहीं है कम्युनिज्म। आज वर्ल्ड में जो एक फिलॉसफी चलती है वो है कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म। कम्युनिज्म नहीं है कहीं पे भी। लेकिन चाइना और रशिया अपने आप को बोलते हैं कि हम कम्युनिस्ट कंट्री हैं, है नहीं वो, क्योंकि जो ओरिजिनल फिलॉसफी थी कम्युनिज्म की जो कार्ल मार्क्स ने बताई उसको वो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी होना ही नहीं चाहिए, लेकिन चाइना में प्राइवेट प्रॉपर्टी है, रशिया में भी है, तो कम्युनिज्म की फिलॉसफी तो वहीं से चली गई। ठीक है, लेकिन फिर वो लोग बोलते हैं कि हमारा कम्युनिज्म कार्ल मार्क्स वाला कम्युनिज्म नहीं है, मॉडर्न कम्युनिज्म है। फिर हम उस पे भी आएंगे कि मॉडर्न कम्युनिज्म क्या है। ठीक है, तो ये कम्युनिज्म की ओरिजिनल फिलॉसफी थी जो कार्ल मार्क्स ने दी कि देयर वुड बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, ऑल द प्रॉपर्टी विल बिलोंग टू द कम्युनिटी, कम्युनिटी विल प्रोड्यूस एंड फ्रॉम द प्रोडक्शन ईच वन विल टेक एज पर देयर बेसिक रिक्वायरमेंट। ये कैसे होगा ये नहीं बता के गया वो, उसने बता दिया कि ऐसा सिस्टम बन सकता है, तो उसकी फिलॉसफी थी। लेकिन ये सिस्टम चलेगा कैसे? मतलब मान लिया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ले ली सबसे, सबका कॉमन है, प्रोड्यूस करेंगे, तो अब प्रोड्यूस करने कौन जाएगा?
क्योंकि जब सबको पता है कि उनको उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिल जाएगा तो प्रोडक्शन करने कौन जाएगा, तो मेहनत कौन करेगा। इंडिविजुअल मोटिवेशन को उसने काउंट ही नहीं किया। ये उसका नेगेटिव ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है कि वो इंडिविजुअल मोटिवेशन के बारे में नहीं सोच पाया कि जिस पर अब मान लिया कि पूरे गांव में, कुछ किसी गांव का एग्जांपल लेते हैं, गांव में सारी जमीन सब लोगों से लेके ये बोलते हैं कि ये सबकी है, और आज भी होती हैं। जो लोग गांव में रहे हैं उन्होंने एक वर्ड सुना होगा, पंचायती जमीन। पंचायती जमीन का मतलब कम्युनिटी ओनरशिप, कम्युनिज्म का ओरिजिनल कंसेप्ट कि वो सबकी है, वो जमीन किसी एक की नहीं है। वहां जो होगा वो पंचायत के पास जाएगा और गांव के डेवलपमेंट के लिए लगेगा, तो वो सबके पास जाएगा वो चीज। तो कार्ल मार्क्स ने बोला था सबसे प्रॉपर्टी ले लो और उस प्रॉपर्टी पे जो भी ग्रो करेंगे फिर वो सब में डिवाइड कर दो एज पर उनकी रिक्वायरमेंट। लेकिन उसने ये तो नहीं सोचा ना कि फिर प्रोड्यूस कौन करेगा। जब सबको ये पता है कि मुझे मिल जाना है जितना मुझे चाहिए और मुझे उतना ही मिलेगा जितना मुझे चाहिए, तो एफर्ट कौन लगाएगा। तो इंडिविजुअल मोटिवेशन को वो समझ नहीं पाया, ये उसकी लिमिटेशन थी। ठीक है, तो उसने बताया कि वर्ल्ड में पहले कम्युनिटी प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, ये बात सही थी। लेकिन ये बात वो कब बोल रहा है, इंडस्ट्रियल इरा में, मतलब ये चीज पहले हो चुकी है, वो बाद में बोल रहा है। तो यहां तक तो वो पीछे देख के बोल रहा है कि सोसाइटी कैसी थी। उसने बताया कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बाद फिर एक ऐसा टाइम आया पूरे वर्ल्ड में मास्टर स्लेव रिलेशन था। मास्टर स्लेव रिलेशन पूरे वर्ल्ड में। मास्टर स्लेव रिलेशन मतलब कुछ लोग थे वो मास्टर बने, इनमें से ही कुछ लोग मास्टर बने और कुछ स्लेव बने। जैसे जब लोग हंटर गैदरर थे, हंटिंग करते थे, तो उनको कुछ टूल चाहिए थे। धीरे धीरे इंसान ने कुछ टूल डेवलप करने स्टार्ट किए। अब जिसने मास्टरी कर ली वो टूल बनाने की, वो बन गया मास्टर। बोला मैं नहीं जाऊंगा अब हंटिंग करने, मैंने तुम्हें हथियार दे दिया है, तुम लोग जाओ मेरे बेस पे हंटिंग करके लेके आओ, क्योंकि उनको हथियार बनाना नहीं आता। तो जिसने टूल्स पे मास्टरी कर ली वो मास्टर बन गया, और जो बाकी रह गए वो उसके स्लेव बन गए। क्योंकि जब तक वो टूल नहीं देगा वो लोग शिकार नहीं कर पाते थे इतना बड़ा, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी ज्यादा शिकार करने की जरूरत पड़ती थी, तो उसके लिए एडवांस टूल चाहिए थे। तो जिसने टूल बनाने पे मास्टरी की वो मास्टर बन गया और बाकी सब रह गए स्लेव। तो वर्ल्ड में एक लंबे टाइम तक मास्टर स्लेव रिलेशनशिप चला। फिर उसके बाद आप लोग पढ़ोगे हिस्ट्री में कि सेटल्ड लाइफ आई। सेटल्ड लाइफ का मतलब है एग्रीकल्चर आया और आदमी एक जगह पे रहने लग गया, इंसान एक जगह पे रहने लग गया। और हमारे उसमें वो जगह थी मेहरगढ़। मेहरगढ़ इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले की एक साइट है मेहरगढ़, जो आज के पाकिस्तान में है। वहां पे 10,000 साल पहले सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हुई थी पहली बार। ठीक है, एशिया में, हमारे मतलब इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें सेटल्ड लाइफ जो है 10,000 साल पहले मेहरगढ़ नाम की एक जगह जो आज के पाकिस्तान में है, वहां इंसान ने पहली बार ग्रो करना स्टार्ट किया था, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया था एक जगह पे रह के। तो जब एग्रीकल्चर सिस्टम आया वर्ल्ड में, तो फिर जो एग्रीकल्चर की लैंड को ओनर करता था, क्योंकि धीरे धीरे जब इंसान आगे बढ़ा तो उन्होंने प्राइवेट चीजें करनी स्टार्ट कर दी कि भाई ये टूल मेरे हैं, मैंने बनाए हैं, मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम हंटिंग करके लाओगे, बदले में टूल मुझे वापस दोगे और जो हंट करके लाए उसका एक पोर्शन दोगे। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन आया वर्ल्ड में धीरे धीरे। फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी आई, बोले भाई ये जगह मेरी है, एग्रीकल्चर मैं करूंगा यहाँ पे। आपको से एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, आपको नहीं पता एग्रीकल्चर कैसे होगा, तो आप आके यहाँ काम करो, मैं बताऊंगा कैसे कर रहा है। तो वो बने मजदूर, वर्कर, पीजेंट, और जिसके पास लैंड थी वो बना ओनर। हाँ जी, उसके बाद फ्यूडल सिस्टम आएगा, जो मैं अभी बता रहा हूँ वो फ्यूडल सिस्टम है। हाँ, वो भी मास्टर स्लेव है। मास्टर फ्यूडल सिस्टम में भी मास्टर स्लेव था, लेकिन मास्टर जो थे वो बन गए लैंड ओनर, और जो स्लेव थे वो बन गए पीजेंट। उनको पीजेंट नहीं बोलते थे, सर्फ बोलते थे, SERF। ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास की हिस्ट्री में आता है, बैठ जाओ। ठीक है, तो इसके बाद मास्टर स्लेव रिलेशन के बाद जब सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हुई तो आया फ्यूडल सिस्टम।
जहां पे एक ओनर था, लैंड ओनर, और एक था सर्फ। सर्फ का मतलब पीजेंट। तो ये ऐसे ऐसे सोसाइटी इवोल्व हुई, ये कार्ल मार्क्स बता के गया। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम आया, वर्ल्ड में हर जगह पे फ्यूडल सिस्टम था, ऐसा ही हुआ हर एक जगह पे, मोटा मोटा ऐसा ही हुआ था हर एक जगह पे। पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, फिर मास्टर स्लेव रिलेशन आया, फिर आया फ्यूडल सिस्टम, उसके बाद आया इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाँ जी, एक तरह से समझ सकते हो। सेटल लाइफ का मतलब ये है कि आप एक जगह पे रह के खेती करने लगे। धीरे 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 जब एग्रीकल्चर बढ़ा, तो जो जिसने पहले उस चीज को ले समझ लिया, वो बन गए लैंडलॉर्ड, कि भाई ये जमीन मेरी है। धीरे धीरे उन्होंने साइड वाली जमीन पे भी कर लिया। उन्होंने ये फाइंड आउट कर लिया कि इस चीज को कैसे दोबारा रीग्रो किया जा सकता है, लेकिन बताया नहीं, तो बाकी लोगों से काम करवाया कि आप लोग काम करो और हम बताएंगे कि कैसे काम करना है। धीरे धीरे जब ये सिस्टम इवोल्व होके पीक पे पहुंचा ना, धीरे धीरे जब ये सिस्टम इवोल्व होके पीक पे पहुंचा, तो इसको फ्यूडल सिस्टम बोला गया, जहां पे लैंड लॉर्ड थे जिनको जमींदार बोला जाता था, और उनके नीचे काम करने वाले पीजेंट होते थे। ठीक है, तो इसको फ्यूडल सिस्टम बोला जाता था। फ्यूडल सिस्टम वही सिस्टम था जब डायनेस्टिक रूल चल रहा था वर्ल्ड में। तो ये वो वाला टाइम है जब वर्ल्ड में डायनेस्टिक रूल चल रहा था, यहाँ पे राजा भी होता था। तो जो बड़ी बड़ी जमीनें जिन्होंने ले ली, वो बोले हम हैं किंग इस जगह के। ठीक है, वो किंग अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए जमीन दे देते थे, और बदले में उनके किंग के नीचे एक रेस होती थी, मार्शल रेस जिसको बोला जाता था, जो आर्यन रेस थी, वो उनको प्रोटेक्शन देते थे, बदले में वो उनको जमीन देते थे कि देखो ये जितनी जमीन है ये हमारी है, ये आप लोगों की, यहाँ प्रोड्यूस करवाओ। वो अपने नीचे वालों से प्रोड्यूस करवाते थे जो पीजेंट होते थे। पीजेंट इसलिए प्रोड्यूस करते थे उनको खाने को मिलेगा। जो बीच वाले थे, ठीक है, वो उसमें से कुछ रख के बाकी राजा को दे देते थे और राजा को प्रोटेक्शन देते थे। तो ये एक्चुअल में फ्यूडल सिस्टम था। ठीक है, तो ये फ्यूडल सिस्टम पूरे वर्ल्ड में आया, जहां पे लैंडलॉर्ड थे और पीजेंट्स थे। उसके बाद आया इंडस्ट्रियलाइजेशन, या उसके बाद आया कैपिटलिज्म। जैसे ये सिस्टम बदला, फिर कैपिटलिज्म आया। कैपिटलिज्म में क्या हुआ, जो लैंड ओनर थे इन्होंने अपनी जमीनों पे फैक्ट्री लगा ली, और जो पीजेंट थे उनको वर्कर रख लिया कि भाई तुम लोग वर्कर हो और हम लोग लैंड ओनर हैं। तो यहां आ गए इंडस्ट्रियलिस्ट एंड वर्कर। तो बहुत लंबे टाइम तक वर्ल्ड में ये इंडस्ट्रियलिस्ट सिस्टम रहा, और आज भी है ये। ठीक है, ये कैपिटलिज्म का सिस्टम जब आया, तब कार्ल मार्क्स लिख रहा था, तो उसने बताया कि ये सिस्टम है। तो 3 सिस्टम तो उसने बताए उससे पहले के, कि ऐसा कुछ होता था। एक सिस्टम उसने बताया, ये इन बुक में लिखा हुआ है दोनों में जो मैं आपको बता रहा हूं, उसका मतलब उनका सार बता रहा हूं क्या लिखा हुआ है। एक सिस्टम उसने बताया जब वो रह रहा है तब, और 2 सिस्टम वो बता के गया फ्यूचर के। उसने बताया कि देखो ये जो सिस्टम है जहां पे वर्कर है और इंडस्ट्री है, जब यहां से अगर आप स्टार्ट करोगे तो यहां पे तो सब बराबर थे। ठीक है, यहां जो स्लेव थे इनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं था, इनको शिकार करके लाना होता था और ये खाना इनको मिल जाता था ठीक ठाक, और कुछ नहीं करना होता था इनको, तो कहने के लिए स्लेव थे। ठीक है, जब ये लोग पीजेंट बने, सर्व बने, तो ये ग्रो करते थे, ठीक कंडीशन में रह रहे थे, अच्छी कंडीशन में रह रहे थे, लेकिन यहां से ज्यादा काम करना पड़ता था अब इनको। पहले तो शिकार करके लाना था, अब तो हो सकता है कि 12 के 12 महीने लगा रहना पड़े खेती करने के लिए, तो इनके ऊपर प्रेशर बढ़ा। ठीक है, और जब ये वर्कर बने तो इनको इंडस्ट्री में लाया गया, और इनसे 10-10, 11-11 घंटे काम करवाया जाता था। ठीक है, तो ये जो लास्ट नीचे वाले लोग थे ना, जो पहले स्लेव थे, फिर सर्फ थे और फिर वर्कर, इनका एक्सप्लॉइटेशन बढ़ रहा था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब उनसे मेहनत ज्यादा करवाई जा रही थी और इन रिटर्न उनको कम मिल रहा था।
तो कार्ल मार्क्स का कहना है ये, जो मैं आगे बता रहा हूं। कार्ल मार्क्स बोला यहां आके ये वर्कर हाथ उठा देंगे कि बस बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो गया, इससे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हम सहन नहीं कर पाएंगे, तो जितना अब हम कर रहे हैं। ये इंडस्ट्रियल वर्ल्ड की टाइम की बात है, और वैसा हो रहा था क्योंकि उसने उन वर्कर की हालत देखी कि भाई ये लोग इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट ये लोग बना रहे हैं ये लोग लाइफ में कभी उसको खरीद नहीं सकते। ठीक है, तो उसको एलिनेशन की कंडीशन बोलते हैं। मतलब आप कोई चीज बना रहे हो और आप कभी उसके ओनर नहीं बन सकते, तो मतलब आपको एक एलिनेशन की फीलिंग आती है। एलिनेशन का मतलब होता है एक सेपरेशन, कि फिर आप ये चीज बना ही क्यों रहे हैं भाई, मैं तो ये चीज खरीद नहीं पाऊंगा कभी। जैसे आज मारुति की इंडस्ट्री में काम करने वाला पर्सन मारुति खरीद सकता है, इतनी महंगी नहीं है, लेकिन उस टाइम पे जो फैक्ट्रीज लगी थी, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो जो कपड़े वो बनाते थे वो खुद नहीं पहन सकते थे, तो उनको अजीब लगता था कि ये हम बना रहे हैं और हम लोग इनको पहन नहीं सकते, खरीद ही नहीं सकते, इतने महंगे हैं ये, और हम दोनों घंटे लगे हुए हैं। तो एक्सप्लॉइटेशन पीक पे आ गया। तो कार्ल मार्क्स का बोलना था कि इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में जो एक्सप्लॉइटेशन यहां से स्टार्ट हुआ था वो बढ़ते हुए यहाँ पे पीक पे आ जाएगा, एंड दे ऑल विल रिवोल्ट, और ये लोग रिवोल्ट करना स्टार्ट कर देंगे, मूवमेंट चलेगा एक। उस रिवॉल्यूशन से आएगा सोशलिज्म, और ऐसा हुआ, जो वो बोल के गया ऐसा हुआ। वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे जो वर्कर्स थे उन्होंने वर्कर मूवमेंट चलाए। उन्होंने कार्ल मार्क्स को नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि उसने प्रेडिक्ट किया था देख के कंडीशन। ठीक है, जैसे नॉर्मल पर्सन देख के कि भाई ये हम देख लेते हैं, कई बार कोई पर्सन है, सपोज हम किसी के साथ रेस लगा रहे हैं, हम देख के बताते हैं भाई ये और नहीं भाग पाएगा, थक गया है, तो वो अपने चारों तरफ देख रहा था, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था। तो उस ऑब्जर्वेशन में उसने देखा कि इन लोगों का पीक आ गया है, ये लोग अब कुछ ना कुछ करेंगे। वो कुछ ना कुछ क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। किसके अगेंस्ट में करेंगे, जो इंडस्ट्रीज है उसके अगेंस्ट में करेंगे। भाई तुम लोग प्रॉफिट ले रहे हो, हमें कुछ दे नहीं रहे हो, तो कुछ प्रॉफिट का शेयर हमें भी दो। तो इसने बोला कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो वर्किंग क्लास है वो रिवोल्ट करेगी, और रिवोल्ट करेगी तो रिवोल्ट मूवमेंट से आएगा, एक मूवमेंट होगा जिससे रिवोल्ट आएगा, और उस रिवोल्ट में ब्लड सेड होगा। ब्लड सेड का मतलब है कि ये इनमें से कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को मारेंगे, क्योंकि जब इतने सारे लोग, मैंने बताया था मोबोक्रेसी, जब भीड़ हावी हो जाती है तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है, तो मोबोक्रेसी होगी, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनको खत्म किया जाएगा। फिर इंडस्ट्रीज को खत्म करेंगे तो कौन आएगा, फिर ये सब वर्किंग क्लास के पास होगा, जो कुछ है ये सब वर्किंग क्लास का है, और वो दुनिया को हम सोशलिज्म बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज का इंडिया, आज जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट कंपनी है वो किन की है, इंडिया में हर कोई पर्सन है उन सब की है, वो पब्लिक की है, इसलिए उनको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं, तो वो पब्लिक की है। तो ये बात कार्ल मार्क्स पहले ही बता गया था कि सोशलिज्म आएगा। सोशलिज्म का मतलब उसने बताया कि विक्ट्री ऑफ वर्किंग क्लास, कि वर्किंग क्लास की विक्ट्री होगी, वो एक मूवमेंट चलाएंगे, उस मूवमेंट से डेमोक्रेसी आएगा वर्ल्ड में पहली बार। उस मूवमेंट से क्या आएगा, डेमोक्रेसी, क्योंकि जब वो भीड़ इंडस्ट्रियलिस्ट को मार देगी तो फिर वो भीड़ को कोई ना कोई तो लीडर चाहिए, नहीं अकेली भीड़ तो कहीं नहीं जाएगी, तो वो अपने में से एक लीडर चुनेंगे, और चुनने का वे डेमोक्रेटिक होगा कि वो सब मिलके चुन रहे हैं। तो उसने बताया वर्ल्ड में पहली बार डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज आएगी, और वो कहां पे आएगी, सोशलिस्ट वर्ल्ड में आएगी। लगभग मतलब 19th 20th सेंचुरी में ये चीज वर्ल्ड में हुई, तो उसका कह के जाना, उसका जो प्रोडक्शन था वो सही निकला। वर्ल्ड में आज के टाइम पे कैपिटलिस्ट वर्ल्ड मैंने कौन सा बताया, अमेरिका। अमेरिका में क्या है, डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो बता के गया कि डेमोक्रेसी आएगी। फिर सोशलिज्म मतलब विक्ट्री ऑफ वर्कर्स, और ये वर्कर्स अपने में से लीडर चुनेंगे, और डेमोक्रेटिकली वो लीडर इन इंडस्ट्रीज को चलाएगा। तो इंडिया में ऐसे ही तो हो रहा है, हम लोग गवर्नमेंट चुन रहे हैं, वो गवर्नमेंट इंडस्ट्री चला रही है। ठीक है, उस इंडस्ट्री में हम लोगों को काम मिल रहा है, उस इंडस्ट्री में हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हम लोगों को मिल रहे हैं। तो यही वो बोल के गया था कि ऐसा ही सिस्टम आएगा वर्ल्ड में एक टाइम पे। देन इसके बाद उसने एक स्टेप और बताया है, उसने कहा कि ऐसा चलेगा कई सालों तक। अब वो कितना चलेगा वो टाइमलाइन नहीं देके गया, ठीक है, वो सिर्फ स्टेज बता के गया है। उसने ये नहीं बताया कि इस साल तक ये स्टेज, इस साल तक ये स्टेज, इस साल तक ये स्टेज। फिर उसने बताया एक नई स्टेज आएगी जिसको बोलेंगे मॉडर्न कम्युनिज्म।
समझ में आया? थोड़ी देर पहले मैंने वर्ड बताया था कि चाइना अपने आप को बोलता है कि हम क्या हैं, मॉडर्न कम्युनिज्म है। ठीक है, हमारे यहाँ मॉडर्न कम्युनिज्म है। तो कार्ल मार्क्स ने बताया कि देखो ये जो सोशलिज्म है ये कुछ टाइम तक चलेगा। इस सोशलिज्म में इनइक्वालिटी आएगी, मतलब कुछ लोग गरीब होंगे, कुछ अमीर हो जाएंगे। जो गरीब लोग होंगे उनका एक्सप्लॉइटेशन होगा। आप लोग रिलेट करोगे, ये हो रहा है सब कुछ। उनका एक्सप्लॉइटेशन होगा और वो लोग मूवमेंट चलाएंगे, और मूवमेंट चलाएंगे और फिर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या जो सिस्टम बनाया है उसको वो हटा देंगे और हर चीज पे कम्युनिटी ओनरशिप आ जाएगी। मतलब ये लोग खुद ही प्राइवेट प्रॉपर्टी का एंड कर देंगे। ठीक है, और मॉडर्न कम्युनिज्म लेके आएंगे जहां पे कोई भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी। यहां तक क्यों उसकी बात सही है, ये आएगा नहीं आएगा ये फ्यूचर में है, क्योंकि वो तो बोल के गया है कि ऐसा आएगा। अब अभी तक को देख के तो नहीं लगता कि ये आएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो इनइक्वालिटी आ रही है, जो नीचे वाली क्लास है, 5 साल में एक बार वो बटन दबा के अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। ठीक है, कि भाई अगली बार आपको नहीं चुनेंगे, लो ये बटन नहीं चुना आपको, तो भड़ास निकाल ली। यहाँ पे वो जो एक इनर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था उनका, उसकी वजह से जो उनके अंदर इनर एक हेटेड फीलिंग आ रही थी, उसको निकालने का सिस्टम नहीं था, इसलिए उन लोगों ने इंडस्ट्रीज को मार दिया। यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है ना, यहाँ तो 5 साल बाद चुनी हुई सरकार को बदल सकते हैं, तो उनके अंदर जो एक इल विल पैदा होती है वो 5 साल में खत्म हो जाती है, वो बटन दबा के कि भाई लो अब की बार हमने इसको वोट नहीं दिया, इसको दे दिया। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये सिस्टम यहीं रुक जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। लेकिन चाइना जैसी कंट्री कहती है हम तो पहुंच गए हैं यहाँ पे पहले ही। ठीक है, हम लोग एडवांस है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट किया था, हम लोग यहाँ ऑलरेडी पहुंच गए। ठीक है, तो दीज आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एज पर कार्ल मार्क्स। और इन सोसाइटी की डेवलपमेंट की स्टेजेस में ही उसने 2 फिलोसफी दे दी, कम्युनिज्म और सोशलिज्म, कि वर्ल्ड में ऐसा ऐसा कुछ होगा। इसको अभी हम और डीप समझेंगे कि कैसे कैसे और होगा, ये मैंने अभी आपको मोटा मोटा बताया है। ठीक है, तो यहां से निकल के जो सोशलिज्म की फिलोसफी आएगी, हमने इस फिलोसफी को अडॉप्ट किया जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए 1947 में। क्योंकि हमारे पास चॉइस थी कि हम कम्युनिस्ट बने, कि सोशलिस्ट बने, कि कैपिटलिस्ट बने। अभी हम इन तीनों को भी पढ़ेंगे कि इन तीनों में कोर डिफरेंस क्या है। तो हमने चूज किया कि हम लोग सोशलिस्ट बनेंगे। ठीक है, तो ये इंडिया ने चूज किया। हमारा सोशलिज्म भी एक टाइप का सोशलिज्म है जिसको फेबियन सोशलिज्म बोलते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, जो हमने यूके से बोरो किया है। ठीक है, तो अभी हम लोगों के यहाँ क्या है, सोशलिज्म। ये सोशलिज्म की फिलोसफी कार्ल मार्क्स देके गया था कि ऐसा ऐसा होगा कि लोग मिलके वोट करेंगे, डेमोक्रेटिक लीडर चुनेंगे, वो डेमोक्रेटिक लीडर पूरी कंट्री को चलाएगा, उस कंट्री में जो इंडस्ट्री होंगी वो उनको कंट्रोल करेगा। मैंने बताया था इंडिया में आपकी प्रॉपर्टी पे आप क्या ग्रो करोगे, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। गवर्नमेंट किसकी है, लोगों की, तो लोग ही कंट्रोल कर रहे हैं ना सोसाइटी को। तो ये सोशलिज्म का सिस्टम है। ठीक है, इससे आगे वाला सिस्टम अभी वर्ल्ड में आया नहीं है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म का मतलब है फिर से वही काम हो जाएगा जो पहले था। लोग होंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी होंगी, लेकिन उन एडवांस टेक्नोलॉजी को लोग सबके वेलफेयर के लिए यूज करेंगे। लेकिन हमें पता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंडिविजुअल मोटिवेशन भी तो कोई चीज होती है ना। अभी आप लोग पढ़ रहे हो, आपके पैनल में जो नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी होगा कि अपने मार्क्स को उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे कि भाई चलो इसका नहीं सिलेक्शन हो रहा, थोड़ा सा मैं इसको दे देता हूँ, नहीं होगा ना। तो कार्ल मार्क्स से एक बड़ी लिमिटेशन ये मानी जाती है कि वो ये नहीं सोच पाया कि इंडिविजुअल मोटिवेशन भी तो कोई चीज है। ठीक है, तो यहां तक आके ये चीज रुक जाएगी। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।